सभी को नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। आज जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यह सीबीएसई बोर्ड 2024 मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और इसका सेट 1 में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपके साथ 2024 का एक कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखना और अगर अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा पुरास्थलों में लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा था? लाजवर्द मणि एक प्रकार का स्टोन होता है और उससे हड़प्पा काल में आभूषणों का निर्माण होता था। अब आपसे पूछा है कि सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। इसका उत्तर है डी, शोरतुघई। शोरतुघई अफगानिस्तान में है। मैं आपको 3 ऑप्शन और बता दूं। जो नागेश्वर है बेटा, नागेश्वर गुजरात में है, मांडा जम्मू में है और राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रभावती गुप्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, वह चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी, यह गलत है। कथन नंबर 2, उसका विवाह वकाटक शासक के साथ हुआ था, यह सही है। अगला नंबर 3, उसका संसाधनों पर स्वतंत्र अधिकार था, यह भी सही है। और नंबर 4, उसने लोगों को भूमि अनुदान दिया, यह भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा? आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई जानकारी की सहायता से प्राचीन भारत के शासक की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहां जानकारी दी गई है, उसे देवानापिय की उपाधि मिली। दूसरा, उसने स्तूपों के लिए बुद्ध के अवशेषों के अंश वितरित किए। और तीसरा, वह पहला शासक था जिसने चट्टानों और स्तंभों पर संदेश खुदवाए। बेटा इसका उत्तर है डी, अशोक। सम्राट अशोक ने सबसे पहले चट्टानों और स्तंभों पर संदेश खुदवाए थे। प्रश्न नंबर 4, सुश्रुत की पुस्तक सुश्रुत संहिता निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चिकित्सा यानी आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 5, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, आपको मैच करना है और सही विकल्प का चयन करना है। पहला है नंबर 1, रिक्त स्थान। बेटा रिक्त स्थान मैच होता है चौथे के साथ। महापरिनिर्वाण लिखा हुआ है, कहीं कहीं ये महापरिनिर्वाण भी लिखा होता है। नंबर 2, चक्र। बेटा चक्र मैच होगा नंबर 3 से, बुद्ध का पहला उपदेश। नंबर 3, शाल भंजिका। शाल भंजिका जो मैच होगा वो दूसरे के साथ, शुभ प्रतीक। और नंबर 4, गजलक्ष्मी। बेटा गजलक्ष्मी मैच होगा, अब एक ही बच जाता है, नंबर 1, सौभाग्य का प्रतीक। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा। इसका ऑप्शन बनता है सी, पहला चौथे के साथ है, यानी रिक्त स्थान आपका महापरिनिर्वाण। दूसरा आपका तीसरे के साथ चक्र, बुद्ध का पहला उपदेश। शाल भंजिका शुभ प्रतीक और गजलक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, बुद्ध के दिए गए चित्र की सहायता से कला शैली की पहचान कीजिए। बेटा यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, ये चित्र आपको मिल जाएगा। आपको यह पता करना है यह किस कला शैली का चित्र है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक बार जूम कर लेता हूँ। चित्र आप लोगों ने देख लिया है, दोबारा देख लीजिए। अब उसके बाद आपको पहचान करना है यह कौन सी कला शैली है। और बेटा इसका उत्तर आपका बनता है ऑप्शन बी, मथुरा शैली। बेटा मथुरा शैली में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं और ये बलुआ पत्थर से बने हुए होते थे सामान्य तौर पर, तो आपको यह याद रखना है। आगे जो बच्चे दृष्टि बाधित हैं, मीन्स जो बच्चे देख नहीं पाते, उनके लिए इसके स्थान पे अलग से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, बुद्ध निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? बेटा बुद्ध का वंश था ऑप्शन ए, शाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बेटा सही सुमेलित मतलब कौन सी जोड़े को आप सही मानते हैं, बाकी 3 गलत हैं। तो एक बार देख लेते हैं। बेटा अंतर विवाह, गोत्र से बाहर विवाह, यह गलत है। अंतर विवाह गोत्र के अंदर ही विवाह होता है। दूसरा बहिर्विवाह, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी गोत्र से बाहर विवाह, ये वाला बनता है। अगला बहुपत्नी प्रथा। बेटा बहुपत्नी प्रथा होता है एक पुरुष की अनेक पत्नियां, तो यह भी गलत दिया गया है। और नंबर 4 बहुपति प्रथा,
यह सही है, एक स्त्री के अनेक पति। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस भाषा में अल बिरूनी ने भारत में संस्कृत, पाली और प्राकृत पुस्तकों का अनुवाद किया? इसका उत्तर है बेटा ऑप्शन बी अरबी। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो के मार्गदर्शक थे? बेटा मार्गदर्शक यानी उनके गुरु थे, और इसका उत्तर है ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न नंबर 10। स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ स्तंभ 1 में मंदिर दिए गए हैं और वहाँ स्तंभ 2 में वो स्थान दिया गया है जहाँ पर ये मंदिर अवस्थित हैं। तो आप देख लेते हैं। पहला नंबर 1 है हजार राम मंदिर। बेटा हजार राम मंदिर विजयनगर में है। दूसरा चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में है। अगला है बृहदेश्वर मंदिर। बेटा बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। और नंबर 4 चन्नकेशव मंदिर जो वेलूर में है। तो जो ऑप्शन 1 दूसरे के साथ, 2 पहले के साथ, तीसरा चौथे के साथ और चौथा तीसरे के साथ, ऑप्शन बी आपका उत्तर बनेगा। ये देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11। आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अकबरनामा आईने अकबरी की तीसरी जिल्द यानी थर्ड बुक है। यह ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि आईने अकबरी अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, अकबरनामा नहीं है। आईने अकबरी अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। अब ऑप्शन बी मंजिल आबादी मुगलों के नागरिक प्रशासन से संबंधित है। बेटा आईने अकबरी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। आईने अकबरी के कुल 5 भाग हैं। इन 5 भागों में जो सबसे पहला भाग है उसका नाम है मंजिल आबादी, और मंजिल आबादी में मुगलों के शाही घराने और उसके रखरखाव से जुड़ी जानकारी है। तो यह ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि मंजिल आबादी में किसकी जानकारी मिलती है? मंजिल आबादी में शाही घराने और उसके रखरखाव की जानकारी मिलती है। जो इसका दूसरा भाग है वो है मुल्क आबादी। बेटा मुल्क आबादी, और तीसरा है सिपाह आबादी। यहाँ सिपाह आबादी दिया है मुगलों के शाही घर परिवार से संबंधित, यह भी गलत हो गया। मैंने अभी बताया था ये मंजिल आबादी में इसके बारे में दिया गया है। सिपाह आबादी में नागरिक और सैन्य प्रशासन से जुड़ी जानकारी दी गई है, यानी नागरिकों और सैनिकों से संबंधित जानकारी सिपाह आबादी में है। अब ऑप्शन डी मुल्क आबादी मुगल साम्राज्य के वित्तीय पहलू से संबंधित है, यही सही है। ये आईने अकबरी का दूसरा भाग है। और ये प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से किसके अपविकसित पूर्व के वर्णन ने पश्चिम के दार्शनिकों को प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने की प्रेरणा दी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस के थे। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना? इसका उत्तर है ऑप्शन ए आंतरिक संघर्ष और विजयनगर के खिलाफ सल्तनत के साथ गठबंधन। प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 14। मुगल काल के दौरान ग्रामीण लोगों के कार्यों के संबंध में सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ एक सूची में कुछ नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके कार्य दिए गए हैं। आपको सही जोड़े को पहचानना है। ऑप्शन ए मल्लाहजादा गांव का मुखिया, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि मल्लाहजादा नाविक को कहा जाता था। ऑप्शन बी मुकद्दम जो बैंकर के साथ मैच किया गया है, यह भी गलत है क्योंकि मुकद्दम गांव का मुखिया होता था। ऑप्शन 3 सराफ जो नाविक से मैच किया गया है, यह भी गलत है क्योंकि सराफ बैंकर को कहा जाता था। और ऑप्शन डी मुजरियान, यह बिल्कुल सही है, मुजरियान गरीब किसान को कहते थे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले है प्री सीमन कानून, दूसरा सूर्यास्त कानून, तीसरा है संथाल विद्रोह और चौथा है बम्बई दक्कन दंगे। आपको इन्हें सही क्रम में अरेंज करना है। बेटा जो सूर्यास्त कानून है यह 1794 में आया था। अगर आपको याद हो, जो स्थायी बंदोबस्त था उसके तहत ही इसे लागू किया गया था। जो प्री सीमन कानून है यह 1859 में आया था। संथाल विद्रोह यह 1800
1856 के आसपास हुआ था और बम्बई दक्कन दंगे ये 1875 के आसपास हुए थे। तो सबसे पहले सूर्यास्त कानून ऑप्शन 2, उसके बाद 3 संथाल विद्रोह, उसके बाद ऑप्शन 1 परिसीमन कानून और लास्ट में 4 बम्बई दक्कन दंगे, यानी 2 3 1 4 यह इसका सही क्रम बनेगा। तो आपका उत्तर देख लीजिए कौन सा मैच होगा, ऑप्शन ए में यह मैच हो रहा है 2 3 1 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ 1 में वायसराय का नाम दिया गया है और स्तंभ 2 में उनकी भूमिका दी गई है। सबसे पहले लॉर्ड वेल्जली, बेटा लॉर्ड वेल्जली इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी, तो पहला आएगा दूसरे के साथ। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, बेटा लॉर्ड डलहौजी ने अधिग्रहण की नीति, लैप्स की नीति चलाई थी, यानी दूसरा पहले के साथ। अब देखिए पहला दूसरे में, दूसरा पहले में, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर बनेगा। तीसरा बनेगा चौथे के साथ, लॉर्ड बेंटिंग उन्होंने सुधारक नीतियों की शुरुआत की थी, और लॉर्ड हार्डिंग इन्होंने चिकने कारतूस की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, असहयोग आंदोलन का और विस्तार करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया था। यह अभिकथन बिल्कुल सही है, यानी ए सही है। अब इसका कारण दिया गया है, क्या कारण था? गांधी जी को उम्मीद थी कि असहयोग और खिलाफत को सामूहिक रूप से मिलाकर औपनिवेशिक शासन का अंत किया जा सकता है। यह भी बिल्कुल सही है और इस ऊपर वाले कथन का यही कारण है। उनको लगता था कि दोनों आंदोलनों को मिला लेंगे तो औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के साथ मिला लिया। तो उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में से किसने हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग करने का जोरदार समर्थन किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आर.वी. धुलेकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, इस्तेमारी बंदोबस्त की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण आलोचना थी? बेटा इस्तेमारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त को कहा जाता है और यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था और सबसे पहले बंगाल और बिहार में लागू किया गया, फिर पूरे उत्तर भारत में लागू कर दिया गया था और इसी के तहत थोड़ी देर पहले आया था सूर्यास्त कानून, वो भी लागू किया गया था। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचना यानी कमी थी वो थी ऑप्शन ए, जमींदारों को भूमि पर स्थायी अधिकार मिल गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित विद्रोहियों में से किसने उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश अधिकारी के बंगले पर कब्जा कर लिया और 1857 के दौरान विवादों को निपटाने के लिए न्याय भवन में बदल दिया? बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शाहमल ने यह काम किया था। प्रश्न नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो रिक्त यानी खाली स्थान दिया है आपको इसको भरना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निर्वाचित विधायिकाएं के ढांचे में काम कर रही थी। बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन सी, औपनिवेशिक शासन, इसके तहत वो काम कर रही थी। तो ये सभी एमसीक्यू मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको बाकी के प्रश्न दिखाता हूं और उसके बाद आपको सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की दिखाऊंगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप वहां से देख लेना और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक बार पूरा पेपर आप देख लीजिए, फिर मैं आपको सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की दिखाऊंगा जिसकी सहायता से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। ये देख लीजिए एक बार। ये पूरा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर बेटा सेव कर लें, इसको एक बार पढ़ जरूर लेना इन प्रश्नों को, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ये देख लीजिए। तो ये मैंने आपको कंप्लीट पेपर दिखा दिया है। इसके बाद आप बेटा एक बार इसकी आंसर की भी देख लें। मैं आपको आंसर की ओर दिखा देता हूं।
ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम यानी अंकन योजना है, जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ डिटेल में दिए गए हैं। मैं आपको एक बार डिटेल में आंसर दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपके साथ सभी एमसीक्यू डिस्कस किए थे, उनके आंसर भी इस मार्किंग स्कीम में दिए गए हैं। आप एक बार देख लें, यहाँ पर सभी एमसीक्यू के उत्तर दिए गए हैं। उसके साथ ही सीबीएसई की, माफ कीजिए, एनसीईआरटी बुक के पृष्ठ संख्या भी यहाँ दी गई है कि किस पेज पे आपको यह आंसर मिल जाएगा। तो एक बार आप पूरी एमसीक्यू देख लें, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब बाकी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। खंड ख, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इस कथन की न्याय संगत पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर दिया गया है, पहला है प्रदर्शन कला, नंबर 2 विभिन्न भाषाओं में लिखा गया, नंबर 3 नई कहानियां, नंबर 4 मूर्तिकला रूप, नंबर 5 चित्रकारी, नंबर 6 भगवद गीता, नंबर 7 कर्म का धर्ममार्ग। इसके अलावा कोई और अगर बिंदु आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। बेटा इसका आंसर आप देख ले, पूरा यहाँ लिखा हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक के पृष्ठ संख्या 54 पर यह उत्तर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए किन्हीं 3 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। यह भी आपको एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा। यहाँ ऑप्शन भी दिए गए हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, बौद्ध और जैन साहित्य, अशोक के शिलालेख, मौर्यों के आहत पंचमार्कड़ सिक्के, और कोई अन्य बिंदु अगर आप सुझा सकते हैं वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लें, क्वेश्चन नंबर 24, विजयनगर साम्राज्य में जल संसाधनों की व्यवस्था प्रणाली का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 177 पे आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। यहाँ दिया गया है, नंबर 1 तुंगभद्रा नदी, नंबर 2 कमलापुरम टैंक, नंबर 3 हिरिया नहर, नंबर 4 पानी के तटबंध, और इसके अलावा कोई प्रासंगिक बिंदु अगर आपको पता है, किन्हीं 3 की व्याख्या आपको करनी है इसमें। अगला प्रश्न देख ले, प्रश्न नंबर 25, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद था, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 213 पे आपको एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर देख लें, पहला नंबर 1 मनसबदार प्रणाली, नंबर 2 भू राजस्व संग्रहण के प्रशासनिक तंत्र में 2 अधिकारी थे, दीवान और दफ्तर, नंबर 3 भूमि का वर्गीकरण, पोलाज, प्राउती यानी प्रति जिसको बोलते हो, चाचर और बंजर, नंबर 4 भू राजस्व को वस्तु और नकदी के रूप में एकत्रित किया जाता था, नंबर 5 जमा और हासिल। इसके अलावा कोई अन्य बिंदु, आपको 3 बिंदुओं की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह विशेष रूप से अवध में क्यों फैला, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर भी पेज नंबर 266 पे मिल जाएगा। अब यहाँ उत्तर दिया गया है, सहायक गठबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, नंबर 2 अंग्रेजों की राज्य विलय नीति, नंबर 3 अवध की जमीन नील और कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी, नंबर 4 कुशासन के बहाने वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारना, नंबर 5 ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की सत्ता को चोट पहुंचाई, और कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु। आपको 3 बिंदुओं की व्याख्या करनी है। इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और है, 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाएं समाज के सभी तबकों से एकता का आह्वान क्यों कर रही थी, स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ संख्या 271 पे एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। आप पूरा आंसर देख लें, इन्हें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27, राजमहल के पहाड़ी लोगों और संथालों के बीच संघर्ष के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर भी आपको पृष्ठ संख्या 241 पर मिल जाएगा। खंड ग, दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। 28वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, स्पष्ट कीजिए। बेटा पूरा उत्तर दिया है, हड़प्पा की शहरी जो योजना है उसको यहाँ एक्सप्लेन करके नहीं दिया है, पॉइंट वाइज दिया गया है, आपको इन्हें व्याख्या करनी है। इसके ऑप्शन में जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा की खोज में विभिन्न पुरातत्वविदों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा की खोज में पुरातत्वविदों की भूमिका यहाँ दिखी गई है कि बकिंगम का भ्रम था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा की घाटी में पनपे सहारों के साथ ही हुआ था। कनिंगम ने उत्खनन के समय सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं को खोजने का प्रयास किया, लेकिन हड़प्पाई मुहर को दिनांकित करने से चूक गए थे। बेटा पूरा आंसर पढ़ लेना एक बार, इसमें दिया हुआ है, मैं छोटा कर देता हूँ। कोई भी 8 पॉइंट आपको लिखने थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति आंदोलन में कबीर के योगदान और धार्मिक व सामाजिक सद्भाव पर उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी में पेज नंबर 161 162 पे मिल जाएगा। पूरा उत्तर भी यहाँ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ बेटा। कोई भी 8 पॉइंट आपको सजेस्ट करने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आगे देख लीजिए, गुरु नानक देव जी की एकता के दर्शन पर जोर देते हुए उनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 163-64 पे मिल जाएगा बेटा, और आपको पूरा उत्तर यहाँ मिल जाएगा, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी के राजनीतिक सफर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं, कथन की परख कीजिए। ये आप देख लीजिए आंसर इसका। इसके ऑप्शन में भी प्रश्न दिया गया है, जिसका उत्तर पेज नंबर 294-95 मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिए एक बार। मैं आपको कंप्लीट बेटा आंसर के दिखा रहा हूँ। मैं फिर से बता दूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर की भी और आंसर की भी। सभी प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 32, मैंने क्वेश्चन पेपर पहले दिखा दिया था आपको, अब इनके उत्तर देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 जो मैप के बेस पर पूछे गए थे, देख लीजिए। ये मैप देख लीजिए बेटा एक बार, जो भरा गया है। इसी प्रकार से आपको अपना मैप बेस्ड क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट मार्किंग स्कीम दिखा दी है, पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है बेटा, यह साल 2024 में CBSE ने बोर्ड एग्जाम जो मेंस वाले होते हैं उसमें दिया था। आप एक बार इसको अच्छे से कर लें, आपके पेपर में भी इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना।